चैप्टर 10 पेनिनसुलर प्लेट्यू पार्ट 1 प्रायद्वीपीय पठार। ये ऑन है कि नहीं बाद में कहेंगे ऑन है कि नहीं। पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया इज़ द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। प्रायद्वीपीय भारत का पठार प्रायद्वीपीय भारत का पठार अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ और उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ। प्रायद्वीपीय भारत का पठार बहुत ही प्राचीन है। प्रायद्वीपीय भारत का पठार आंतरिक रूप से स्थिर है, यही कारण है कि यहाँ भूकंप नहीं आते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का पठार आंतरिक रूप से स्थिर है, यही कारण है कि यहाँ भूकंप नहीं आते हैं। पठारी भारत के उत्तर पश्चिमी सिरे पर अरावली पहाड़ियाँ हैं और उत्तर पूर्वी सिरे पर राजमहल पहाड़ियाँ हैं। प्रायद्वीपीय पठार उत्तर में अरावली और राजमहल पहाड़ियों से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तृत है। मेघालय में शिलांग पठार भी प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ही उत्तर पूर्वी विस्तार है। मेघालय में शिलांग पठार भी प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ही उत्तर पूर्वी विस्तार है। शिलांग पठार राजमहल पहाड़ियों का ही उत्तर पूर्व में विस्तार है। बीच में अवतलित भाग को राजमहल गारो गैप या मालदा गैप कहते हैं। पठार के उत्तरी भाग का ढाल उत्तर की ओर है, यही कारण है कि चंबल, बेतवा और सोन नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा और यमुना नदियों में मिल जाती हैं। चंबल नदी गंगा में इटावा के पास और सोन नदी गंगा में पटना के पास मिलती है। सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ढाल पूर्व की ओर है। सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ढाल पूर्व की ओर है। यही कारण है कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां पूर्व की ओर प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में नर्मदा की भ्रंश घाटी और दक्षिण में तापी की भ्रंश घाटी है। इन दोनों भ्रंश घाटियों का ढाल पश्चिम की ओर अर्थात खंबात की खाड़ी की ओर है। यही कारण है कि नर्मदा और तापी नदियां प्रायद्वीपीय भारत के ढाल के विपरीत पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। तापी नदी के मुहाने से लेकर पश्चिमी तट के साथ साथ कडमम पहाड़ी तक पश्चिमी घाट का विस्तार है। पूर्वी तट के साथ साथ पूर्वी घाट का विस्तार है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणियाँ दक्षिण भारत में मिल जाती हैं, जिससे एक पर्वतीय गांठ का निर्माण होता है। इस पर्वतीय गांठ को हम नीलगिरी पर्वत कहते हैं। नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों को क्रमशः अन्नामलाई माउंटेन और कार्डमम हिल्स के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी को कार्डमम हिल या इलायची पहाड़ी कहते हैं। नीलगिरी हिल्स का विस्तार 3 राज्यों में है, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक। अरावली हिल्स प्रायद्वीपीय भारत के पठार के उत्तर पश्चिमी सिरे पर अरावली हिल्स का विस्तार है। अरावली हिल्स गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली के मजनू का टीला तक विस्तृत है। अरावली की अधिकतम लंबाई राजस्थान राज्य में है। अरावली हिल्स, जरगा हिल्स, साउदर्न रीजन, डेली रिज, दिल्ली। हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली, गुरु शिखर नियर माउंट आबू इन राजस्थान। दिलवाड़ा टेम्पल, फेमस जैन टेम्पल, माउंट आबू, राजस्थान। रिवर बनस क्रॉसेस अरावली हिल्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट and meets into Chambal River. River Banas crosses Aravalli Hills from west to east and meets into Chambal River. Malwa Plateau, Malwa Pathar lies between Aravalli and Vindhyan ranges. मालवा पठार का ढाल उत्तर की ओर है। Made of magma rocks and basalt rock, that is why black soil is found on the Malwa Plateau. 3 rivers originating in Malwa Plateau, Chambal, Betwa and Kali Sindh, flow towards north.
3 rivers originating in Malwa Plateau, Chambal, Betwa and Kali Sindh, flow towards north. चंबल और उसकी सहायक नदियों ने मालवा पठार को काट छांट दिया है और इसे बीहड़ या खड्ड में बदल दिया है। उक्त अपर्दन को हम अवनालिका अपर्दन या नाली अपर्दन कहते हैं। चैप्टर 11 पेनिनसुलर प्लेटेउ पार्ट 2। प्रायद्वीपीय भारत के पठार के अंतर्गत निम्नलिखित संरचनाएं शामिल हैं। प्रायद्वीपीय भारत के पठार के अंतर्गत निम्नलिखित संरचनाएं शामिल हैं। पहला अरावली हिल्स, दूसरा मालवा प्लेटेउ, तीसरा विंध्यन रेंज, चौथा सतपुड़ा रेंज, पांचवा छोटा नागपुर प्लेटेउ, छठवां वेस्टर्न घाट्स, सातवां ईस्टर्न घाट्स, आठवां नीलगिरी माउंटेन्स, नौवां डेक्कन ट्रैप, 10वां अन्नामलाई हिल्स, 11वां कार्डमम हिल्स और 12वां शिलोंग प्लेटेउ। छोटा नागपुर प्लेटेउ। छोटा नागपुर प्लेटेउ कवर्स झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। टू रिवर्स ओरिजिनेट इन छोटा नागपुर प्लेटेउ, दामोदर एंड स्वर्ण रेखा। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच अपनी भ्रंश घाटी में पूर्व की ओर बहती है और पूर्व की ओर बहते हुए पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है। दामोदर रिवर डिवाइड्स छोटा नागपुर प्लेटेउ in two parts. First हजारीबाग प्लेटेउ in north and रांची प्लेटेउ in south. रांची प्लेटेउ भारत में संप्रदाय मैदान का उदाहरण है। भारत में 3 नदियां अपनी भ्रंश घाटी में बहती हैं, नर्मदा और तापी वेस्ट फ्लोइंग एंड दामोदर ईस्ट फ्लोइंग। रांची ऑन द बैंक ऑफ रिवर स्वर्णरेखा। खनिजों की दृष्टि से छोटा नागपुर पठार भारत का सर्वाधिक समृद्ध पठार है, इसलिए इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं। रियल रूर प्रदेश इज बिटवीन रूर एंड राइन रिवर्स इन जर्मनी। राजमहल हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटेउ। राजमहल हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटेउ। शिलोंग प्लेटेउ। In spite of being an independent plateau, Shillong Plateau is an extension of the peninsular plateau towards northeast. Shillong Plateau includes 5 mountain ranges. First, Garo, Khasi and Jaintia in Meghalaya and Mikir and Ringwa in Assam. Highest peak of Shillong Plateau is Nokrek on Garo Hills. Vindhyan Mountain Range in the south of Malwa Plateau. विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश में है। known as Bhandeer ranges and Kaimur ranges in the east. Known as Bhandeer ranges and Kaimur ranges in the east. Satpura range is an example of block mountain. Block mountain because it has been blocked by the 2 rivers Narmada and Tapi. सतपुड़ा रेंजेस। सतपुड़ा पर्वत भारत में एकमात्र ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। 2 भ्रंश घाटियों के मध्य स्थित पर्वत को ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। डिवाइडेड इनटू 3 माउंटेन रेंजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। Satpura range is divided into 3 mountain ranges from west to east. Rajpipla Hills, Mahadev Hills, and Maikal Hills. Highest peak of
तापी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम महादेव हिल्स and Narmada river originates from Maikal hills. Highest peak of Satpura range is Dhupgarh on Mahadev hills. मैकाल पहाड़ी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है. सतपुड़ा के बीच में highest peak of Maikal hills is Amarkantak. Two rivers originate near Amarkantak. First Narmada towards west and second Son towards north. Panchmadi hill station or biosphere reserve near Dhupgarh. Satpura range Rajpipla hills cover Gujarat, Maharashtra and Madhya Pradesh. 3 states. Deccan Trap or Deccan Plateau. Deccan Trap lies between Satpura ranges, Western Ghats and Eastern Ghats. Deccan Plateau comprises of Harishchandra Hills, Maharashtra, Balaghat Hills, Maharashtra, Ajanta Hills, Maharashtra, and Gavilgarh Hills, Maharashtra. Deccan Trap also comprises Dandakaranya Plateau in Chhattisgarh and Odisha. Bastar Plateau, only reason for resource for tin. Bastar Plateau, the only resource for tin in the south of Dandakaranya Plateau, lies in the south of Dandakaranya Plateau. Mahanadi Basin. Mahanadi originates in Chhattisgarh. Mahanadi Basin lies between Chota Nagpur Plateau and Dandakaranya Plateau. महानदी बेसिन धान के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, इसीलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहते हैं. उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा चंदौली जिले को कहते हैं. चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश. चैप्टर 12 पेनिनसुलर प्लेटेउ पार्ट 3. वेस्टर्न घाट्स पर्वत तापी नदी के मुहाने से शुरू होकर दक्षिण में केप कैमोरिन तक जाता है. वेस्टर्न घाट पर्वत का विस्तार 1600 किलोमीटर की लंबाई में है. वेस्टर्न घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत का दूसरा सबसे लंबा पर्वत है. वेस्टर्न घाट पर्वत पूर्ण रूप से भारत में स्थित पर्वतों में से सबसे लंबा पर्वत है. वेस्टर्न घाट पर्वत को सह्याद्री भी कहते हैं. वेस्टर्न घाट पर्वत वेस्टर्न घाट पर्वत असल में पर्वत ना होकर प्रायद्वीपीय भारत के पठार का पश्चिमी भ्रंश कगार है. यह भ्रंश कगार तब बना था जब इंडियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट से टूटकर अलग हुई थी. वेस्टर्न घाट्स के उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र में वेस्टर्न घाट्स के उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र में 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं: महादेव हिल्स, बर्दा हिल्स एंड गिर माउंटेन्स. इन्हीं पहाड़ियों पर सौराष्ट्र के गिर क्षेत्र में एशियाटिक लॉयन पाए जाते हैं. उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई है. उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई है. कलसूबाई चोटी महाराष्ट्र में है. कलसूबाई चोटी के दक्षिण में वेस्टर्न घाट्स पर महाबलेश्वर चोटी है. महाबलेश्वर चोटी भी महाराष्ट्र में है. कृष्णा नदी महाबलेश्वर चोटी से निकलकर पूर्व में प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है. कर्नाटका में वेस्टर्न घाट पर 2 चोटियां हैं, कुद्रेमुख और ब्रह्मगिरी. कर्नाटका में वेस्टर्न घाट पर 2 चोटियां हैं, कुद्रेमुख और ब्रह्मगिरी. कर्नाटका के ब्रह्मगिरी से ही कावेरी नदी निकलती है और तमिलनाडु में प्रवाहित होती है. दक्षिण भारत में जाकर वेस्टर्न घाट पर्वत ईस्टर्न घाट पर्वत से मिलकर एक पर्वतीय गांठ का निर्माण करता है. इस पर्वतीय गांठ को नीलगिरी हिल्स कहते हैं. नीलगिरी हिल्स कवर 3 स्टेट्स: तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला.
Highest peak of Nilgiri Hills is Doda Beta. Doda Beta Peak is the second highest peak of South India. प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ऊटी या ऊटक मंडल तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स पर स्थित है. केरला's famous evergreen Silent Valley is on Nilgiri Hills. Silent Valley is famous for its biodiversity and dense forests. नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में एक पर्वतीय गैप है जिसे हम पालघाट गैप या पलक्कड़ गैप कहते हैं. नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में एक पर्वतीय गैप है जिसे हम पालघाट गैप या पलक्कड़ गैप कहते हैं. पालघाट गैप के दक्षिण में एक और पर्वतीय ग्रंथि है जिसे अनाईमुड़ी पर्वतीय ग्रंथि कहते हैं. अनाईमुड़ी पर्वतीय ग्रंथि से तीन दिशाओं में पहाड़ियाँ निकलती हैं. अन्नामलाई हिल्स और एलिफेंट माउंटेन्स टुवर्ड्स नॉर्थ, कार्डमम हिल्स टुवर्ड्स साउथ एंड पलामी हिल्स टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट. Highest peak of Annamalai Hills is Anaimudi. Cardamom Hills are also known as Ilamalai Hills, Ilaichi. Cardamom Hills is the southernmost hill of India. Annamalai Hills मुख्य रूप से तमिलनाडु में स्थित है. प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाइकनाल तमिलनाडु में पलानी पर स्थित है. प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाइकनाल तमिलनाडु में पलानी हिल्स पर ही स्थित है. अन्नामलाई एंड कार्डमम हिल्स ऑन द बाउंड्री ऑफ केरला एंड तमिलनाडु. अन्नामलाई एंड कार्डमम हिल्स ऑन द बाउंड्री ऑफ केरला एंड तमिलनाडु. वेस्टर्न घाट पर्वत पर जगह जगह गैप पाए जाते हैं. पहला थालघाट गैप, महाराष्ट्र. थालघाट गैप से होकर ही मुंबई से नागपुर के लिए सड़क जाती है. दूसरा भोरघाट गैप, महाराष्ट्र. भोरघाट गैप से होकर ही मुंबई से पुणे जाने वाली सड़क निकलती है. NH4 जो मुंबई से पुणे और बेंगलोर होकर चेन्नई तक जाता है भी भोरघाट गैप से होकर गुजरता है. तीसरा पालघाट गैप या पलक्कड़ गैप, केरला, बिटवीन नीलगिरी एंड अन्नामलाई हिल्स. चौथा शेनकोट्टा गैप, केरला, ऑन कार्डमम हिल्स. तिरुवनंतपुरम से मदुरई जाने वाली सड़क शेनकोट्टा गैप से ही गुजरती है. ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट की तरह क्रमबद्ध न होकर जगह जगह कटा छटा है. इसका कारण यह है कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ढाल पूर्व की ओर है, जिससे प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां वेस्टर्न घाट से निकलकर ईस्टर्न घाट की ओर प्रवाहित होती हैं. ईस्टर्न घाट पर्वत को अलग अलग जगहों पर स्थानीय नामों से जाना जाता है, जैसे नल्लामलाई, पालकोंडा एंड वेलिकोंडा इन आंध्र प्रदेश. नल्लामलाई, पालकोंडा एंड वेलिकोंडा इन आंध्र प्रदेश. शेषाचलम इन तेलंगाना. जवादी, शेवाराय एंड पंचमलाई एंड सिरुमलाई इन तमिलनाडु. जवादी, शेवाराय, पंचमलाई एंड सिरुमलाई इन तमिलनाडु. Made of Charconite rocks, sandal and made of Charconite rocks and famous for sandal and sagon woods. Thalghat Gap and Bhorghat Gap are in Maharashtra. Palghat Gap and Shenkotta Gap are in Kerala. Chapter 13 Coastal Plains and North Indian Plain. Western Coastal Plain, पश्चिमी तटीय मैदान, extends from Gujarat to Kanyakumari
पश्चिमी तटीय मैदान की सर्वाधिक चौड़ाई नर्मदा और तापी नदी के मुहाने पर है। अ, हम्म, कोंकण कोस्ट गुजरात टू गोवा, कन्नड़ा कोस्ट गोवा टू मैंगलोर कर्नाटका, मालाबार कोस्ट मैंगलोर टू कन्याकुमारी। मालाबार कोस्ट का अधिकांश भाग केरला में आता है, इसलिए केरला कोस्ट को मालाबार कोस्ट भी कहते हैं। मालाबार कोस्ट पर अनेक लैगून लेक्स पाई जाती हैं, जैसे वेम्बनाड लेक और अष्टमुदी लेक इन केरला। केरला में लैगून झीलों को स्थानीय रूप से कयाल कहते हैं। वेस्टर्न कोस्ट की नदियां समुद्र के साथ एस्चुअरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पूर्वी तटीय मैदान। ईस्टर्न कोस्ट का विस्तार हुगली नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की सर्वाधिक चौड़ाई तमिलनाडु में है। नेम्स ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन: उत्कल कोस्ट इन उड़ीसा, उत्तरी सरकार कोस्ट, उत्कल कोस्ट इन उड़ीसा, उत्तरी सरकार कोस्ट बिटवीन गोदावरी एंड कृष्णा, कोरोमंडल कोस्ट इन तमिलनाडु। Lagoon lakes on eastern coastal plain. Lagoon lakes on eastern coastal plain. First, Chilka Lake in Odisha, and second, Pulicat Lake in Andhra Pradesh. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का निर्माण सैकड़ों नदियों के डेल्टा क्षेत्रों से मिलकर हुआ है। पूर्वी तटीय मैदान अत्यधिक उपजाऊ है। राइस बाउल छत्तीसगढ़। नॉर्थ इंडियन प्लेन उत्तर भारत का मैदान। नॉर्थ इंडियन प्लेन उत्तर भारत का मैदान। There are three parts of North Indian Plain: Bhabar, Bangar and Khadar. Bhabar region from Sindhu to Tista. उच्चावच की दृष्टि से हम उत्तर भारत के मैदान को 4 भागों में बांटते हैं। पहला भाबर रीजन, दूसरा तराई रीजन, तीसरा बांगर रीजन और चौथा खादर रीजन। भाबर रीजन, भाबर क्षेत्र। हिमालय से निकलने वाली नदियां हिमालय से बड़े बड़े शिलाखंडों को काट कर लाती हैं और उन्हें शिवालिक के गिरपाद प्रदेशों में लाकर छोड़ देती हैं। क्योंकि मैदान में पहुंचते ही ढाल बहुत ही कम हो जाता है और नदियां उन शिलाखंडों को आगे नहीं बढ़ा पाती हैं। इस प्रदेश को हम भाबर रीजन कहते हैं। भाबर रीजन सिंधु नदी से लेकर तिस्ता नदी तक विस्तृत है। भाबर रीजन में नदियों का जल स्तर सतह पर विलुप्त हो जाता है। दूसरा तराई रीजन, तराई क्षेत्र। जब नदियां भाबर रीजन से बाहर निकलती हैं तो शिलाखंडों के कारण नदियों का जल फैल जाता है और भाबर रीजन के दक्षिण में सिंधु से तिस्ता नदी तक एक दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है। इसे हम तराई रीजन कहते हैं। तराई रीजन धान की खेती के लिए उपयोगी है। तराई रीजन में रेंगने वाले जीव जंतुओं की अधिकता पाई जाती है। चैप्टर 14 इंडियन चैप्टर 14 इंडियन रिवर सिस्टम पार्ट 1 हिमालयन रिवर्स। सुविधा की दृष्टि से भारतीय नदियों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला हिमालयन रिवर्स और दूसरा रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। क्रमशः हिमालय की नदियों को भी 3 भागों में बांटा गया है। ए सिंधु रिवर सिस्टम, बी गंगा रिवर सिस्टम एंड सी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। हिमालय की 3 नदियाँ पूर्ववर्ती हैं, अर्थात पहले की हैं: सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। पूर्ववर्ती का अर्थ यह है कि ये तीनों नदियां हिमालय के निर्माण से पहले भी तिब्बत के मानसरोवर लेक से निकलती थीं और टेथिस सी में गिरती थीं। आज यहाँ पर हिमालय पर्वत है
आज आज जहाँ पर हिमालय पर्वत है वहाँ पहले टेथिस सागर का विस्तार था, जिसे हम टेथिस भूसन्नति भी कहते हैं। जब टेथिस सी से हिमालय का उत्थान प्रारंभ हुआ तो इन तीन नदियों ने ना ही अपनी दिशा बदली और ना ही अपना स्थान छोड़ा। ये तीनों नदियाँ हिमालय के उत्थान के साथ साथ हिमालय को काटती रहीं, अर्थात अपनी घाटी को गहरा करती रहीं। इन तीनों नदियों ने ग्रेटर हिमालय में गहरी और संकरी घाटियों का निर्माण किया, जिन्हें हम गार्ज या कैनियन कहते हैं। जैसे पहला सिंधु गार्ज जम्मू कश्मीर में गिलगिट के समीप सिंधु नदी पर। दूसरा शिपकीला गार्ज हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर। और तीसरा दिहंग गार्ज ब्रह्मपुत्र नदी पर अरुणाचल प्रदेश में। हिमालय क्षेत्र की ये तीनों पूर्ववर्ती नदियां अंतर्राष्ट्रीय हैं और इनमें से सभी तीन तीन देशों में बहती हैं। सिंधु चाइना, भारत, पाकिस्तान। सतलज चाइना, भारत, पाकिस्तान। और ब्रह्मपुत्र चाइना, भारत, बांग्लादेश। सिंधु रिवर सिस्टम। सिंधु नदी के बाएं तट पर आकर सिंधु रिवर सिस्टम सिंधु नदी के बाएं तट पर आकर मिलने वाली 5 प्रमुख सहायक नदियों का क्रम इस प्रकार है: झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। सिंधु रिवर सिस्टम में 2 नदियां तिब्बत के मानसरोवर लेक से निकलती हैं, सिंधु और सतलज। सिंधु रिवर सिस्टम की एकमात्र नदी जम्मू कश्मीर से निकलती है, झेलम। सिंधु रिवर सिस्टम की शेष 3 नदियां हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं, जो है चेनाब, रावी और व्यास। सिंधु रिवर सिस्टम की 5 प्रमुख नदियों को, जो कि पंजाब में बहती हैं, पंचनद कहते हैं। ये पांचों प्रमुख सहायक नदियां सम्मिलित रूप से पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी के बाएं तट पर अपना जल गिराती हैं। ओरिजिन ऑफ सिंधु रिवर सिस्टम्स रिवर्स। सिंधु चेमायुंगडुंग ग्लेशियर नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत। सतलज राकसताल और राक्षसताल नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत। झेलम शेषनाग लेक नियर बेरीनाग इन जम्मू एंड कश्मीर। चेनाब नियर बारालाचला पास इन हिमाचल प्रदेश। एंड रावी एंड ब्यास नियर रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश। इनमें से व्यास नदी सतलज नदी की सहायक नदी है। व्यास नदी सिंधु रिवर सिस्टम की एकमात्र ऐसी नदी है जो पाकिस्तान में नहीं जाती। व्यास नदी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास के समीप से निकलकर पंजाब में कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी से मिल जाती है। सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र नदी के बाद भारत में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। भारत की 6 सबसे लंबी नदियां हैं। पहला ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर, सिंधु 2880 किलोमीटर, गंगा 2525 किलोमीटर, सतलज 1500 किलोमीटर, गोदावरी 1465 किलोमीटर और यमुना 1385 किलोमीटर। गोदावरी लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर लेक के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच प्रवाहित होकर उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। लेह सिंधु नदी के दाएं तट पर बसा है। सिंधु नदी गिलगिट के समीप एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है। गिलगिट के समीप सिंधु नदी दक्षिण में मुड़ जाती है और पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। झेलम नदी जम्मू कश्मीर में बेरीनाग के समीप शेषनाग लेक से निकलती है और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर होते हुए वुलर लेक में मिल जाती है।
झेलम नदी वुलर लेक के आगे इंडिया पाकिस्तान सीमा के साथ साथ बहती है और फिर पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। झेलम नदी कश्मीर वैली से होकर बहती है, जो कि एक समतल मैदान है। इस मैदान में ढाल बहुत कम होने के कारण झेलम नदी विसर्पण करते हुए बहती है। झेलम नदी जम्मू कश्मीर में अनंतनाग से बारामूला तक नौका गम्य है। झेलम नदी जम्मू कश्मीर में अनंतनाग से बारामूला तक नौका गम्य है। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बारालाचाला पास के समीप से निकलती है। रावी और व्यास नदियां हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास के समीप से निकलती है। सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर लेक के समीप राकस ताल या राक्षस ताल से निकलती है और हिमाचल प्रदेश में शिपकीला पास के समीप से प्रवेश करती है। सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में ग्रेटर हिमालय को काटकर शिपकीला गार्ज का निर्माण करती है। भारत में सतलज नदी 2 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। पंचनद के अलावा कुछ अन्य छोटी नदियां भी हैं जो सिंधु नदी के बाएं तट पर आकर मिलती हैं, जैसे जास्कर, श्यांग, शिगर और गिलगिट। पंचनद के अलावा कुछ अन्य छोटी नदियां भी हैं जो सिंधु नदी के बाएं तट पर आकर मिलती हैं, जैसे जास्कर, श्यांग, शिगर एंड गिलगिट। इनके अलावा सिंधु नदी की कुछ अन्य छोटी सहायक नदियां सिंधु के दाएं तट पर आकर मिलती हैं, जैसे श्योक, काबुल, कुर्रम एंड गोमल। श्योक नदी काराकोरम और लद्दाख श्रेणियों के बीच बहती है। इंडस वाटर ट्रीटी in 1960 between India and Pakistan. Water share in Indian Indus Water Treaty. Rivers Sindhu, Jhelum and Chenab, 20% water for India, 80% water for Pakistan. Rivers Ravi, Vyas and Satluj, 80% water for India and 20% water for Pakistan. Chapter 15, Indian River System, Part 2, Ganga River System. Ganga River System is the largest river system in India. भारत में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र गंगा नदी का है। गंगा नदी 2 देशों से होकर बहती है, इंडिया एंड बांग्लादेश। गंगा नदी का निर्माण उत्तराखंड में 2 धाराओं के मिलने से होता है। गंगा नदी का निर्माण उत्तराखंड में 2 धाराओं के मिलने से होता है, भागीरथी एंड अलकनंदा। भागीरथी नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख से निकलकर गंगोत्री ग्लेशियर के निकट भागीरथी नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और अलकनंदा नदी सतोपत ग्लेशियर से निकलती है। भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। अलकनंदा अलकनंदा भी दो धाराओं में निकलती है, सतोपत ग्लेशियर से धौली गंगा और विष्णु गंगा, और ये दोनों नदियाँ एक दूसरे से विष्णु प्रयाग में मिल जाती हैं, ठीक है, और आगे चलकर अलकनंदा नदी की तरह बहती हैं। फिर अलकनंदा नदी में कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी मिलती है और उसके बाद अलकनंदा नदी में रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी नदी मिलती है और आगे चलकर देवप्रयाग में अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलकर गंगा का निर्माण करती है, ठीक है। अलकनंदा नदी का निर्माण 2 धाराओं के मिलने से होता है, धौली गंगा एंड विष्णु गंगा। अलकनंदा नदी का निर्माण 2 धाराओं के मिलने से होता है, धौली गंगा एंड विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा नदियाँ सतोपत से निकलकर विष्णु प्रयाग में एक दूसरे से मिल जाती हैं और इनकी सम्मिलित धारा को अलकनंदा कहते हैं। अलकनंदा नदी से कर्ण प्रयाग में पिंडर नदी आकर मिलती है।
कर्णप्रयाग के आगे रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में आकर मंदाकिनी नदी मिलती है। रुद्रप्रयाग के आगे देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से आकर भागीरथी नदी मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। गंगा नदी भारत में 5 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में और सबसे कम लंबाई झारखंड राज्य में है। गंगा नदी सर्वप्रथम हरिद्वार में पर्वतीय क्षेत्र से निकलकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा नदी सर्वप्रथम हरिद्वार में पर्वतीय क्षेत्र से निकलकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। वेस्ट बंगाल में गंगा नदी 2 वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है: भागीरथी एंड हुगली। मुख्य नदी भागीरथी अर्थात गंगा बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जबकि हुगली नदी वेस्ट बंगाल में दक्षिण की ओर बहते हुए बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिराती है। कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच अपनी भ्रंश घाटी में बहने वाली दामोदर नदी पूर्व की ओर बहकर हुगली नदी से मिल जाती है। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी बांग्लादेश में पहुंचकर पद्मा कहलाती है। पद्मा नदी आगे चलकर जमुना से मिलती है, जो संयुक्त धारा पद्मा कहलाती है। आगे जाकर पद्मा नदी बराक या मेघना नदी से मिल जाती है और संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। बराक या मेघना नदी मणिपुर से निकलती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं, क्योंकि इन वनों में सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। सुंदरवन डेल्टा का विस्तार हुगली नदी से लेकर मेघना नदी तक है। सुंदरवन डेल्टा मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है। मैंग्रोव वनस्पतियां हमेशा खारे जल में होती हैं। सुंदरवन में मुख्य रूप से मैंग्रोव, कैसुअरीना और सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। मैंग्रोव वनस्पतियों की लकड़ियां बहुत कठोर होती हैं और उनकी छाल खारी होती है, क्योंकि इन वनस्पतियों की जड़ें डेल्टा क्षेत्र में समुद्र में डूबी रहती हैं। भारत में बंगाल टाइगर सुंदरवन में ही पाया जाता है। भारत में मैंग्रोव वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल वेस्ट बंगाल में है। नोट: मैंग्रोव कवरेज हाईएस्ट इन वेस्ट बंगाल, देन इन गुजरात, देन इन आंध्र प्रदेश। ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा की सहायक नदियाँ। गंगा की सहायक नदियों को सुविधा की दृष्टि से 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, गंगा के दाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियाँ, और दूसरा, गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियाँ। पहला, गंगा के दाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियाँ। ट्रिब्यूटरीज मीटिंग ऑन द राइट बैंक ऑफ गंगा। गंगा के दाहिने तट पर आकर मिलने वाली नदियाँ मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ हैं। गंगा की एकमात्र हिमालयी सहायक नदी यमुना है, जो इसके दाहिने तट पर आकर मिलती है। गंगा के दाहिने तट पर आकर मिलने वाली सहायक नदियों में प्रमुख हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, सोन। यमुना
यमुना गंगा की एकमात्र हिमालयी सहायक नदी है जो उसके दाहिने तट पर आकर मिलती है। यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना नदी उत्तराखंड में यमुना नदी उत्तराखंड में बंदरपुछ चोटी के पश्चिमी ढाल से निकलती है। पश्चिमी ढाल से यमुनोत्री ग्लेशियर या हिमानी से निकलती है। यमुना नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी से छोटी है। चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन, ये चारों सहायक नदियां अपना जल सीधे गंगा में न गिराकर यमुना के माध्यम से गिराती हैं। ये चारों नदियां पेनिनसुलर प्लेटेओ के अंतर्गत मालवा प्लेटेओ से निकलती हैं। गंगा की सहायक नदियां और प्रदेश: रामगंगा, गोमती एंड घाघरा फ्लोज इन उत्तर प्रदेश, गंडक एंड कोसी फ्लोज इन बिहार एंड महानंदा फ्लोज ऑन द बाउंड्री ऑफ बिहार एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है। टोन्स एंड सोन: मात्र टोन्स और सोन नदियां ही प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर सीधे अपना जल गंगा नदी में गिराती हैं। टोन्स नदी इलाहाबाद जिले में गंगा नदी से मिलती है। सोन नदी मैकाल पहाड़ी पर अमरकंटक चोटी से निकलकर पटना के पास गंगा नदी में मिलती है। ट्रिब्यूटरीज मीटिंग ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ गंगा: यमुना नदी को छोड़कर गंगा की अन्य हिमालयी सहायक नदियां उसके बाएं तट पर आकर मिलती हैं। इन सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट क्रम इस प्रकार है: रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। इनमें से रामगंगा, गोमती और घाघरा उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। गंडक और कोसी नदियां बिहार में प्रवाहित होती हैं और महानंदा नदी बिहार और वेस्ट बंगाल की सीमा पर प्रवाहित होती है। गोमती नदी गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जो हिमालय से न निकलकर मैदान से निकलती है। गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में तराई के मैदान में स्थित फुलहर लेक से होता है। लखनऊ और जौनपुर जैसे शहर गोमती नदी के तट पर ही बसे हुए हैं। गंडक नदी को नेपाल में शालीग्राम या नारायणी भी कहते हैं। गंडक नदी को नेपाल में शालीग्राम या नारायणी नदी भी कहते हैं। कोसी नदी जो नेपाल से निकलकर बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है को सौरो ऑफ बिहार कहते हैं, क्योंकि कोसी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है। कोसी नदी नेपाल में हिमालय पर्वत को काटकर बहुत सारी मिट्टी बहाकर लाती है और बिहार में अपने ही रास्ते को अवरुद्ध कर देती है। महानंदा नदी गंगा नदी के बाएं तट पर मिलने वाली सबसे पूर्वी या अंतिम सहायक नदी है। महानंदा नदी का उद्गम वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होता है। चैप्टर 16 ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर प्रवाहित होती है: चाइना, इंडिया एंड बांग्लादेश। डिफरेंट नेम्स ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर: सांगपो इन तिब्बत चाइना, दिहंग इन अरुणाचल प्रदेश, ब्रह्मपुत्र इन असम एंड जमुना इन बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र नदी चीन में तिब्बत पठार पर मानसरोवर झील के पास से निकलती है और हिमालय के साथ साथ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा के समीप यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में ग्रेटर हिमालय को काटकर एक गहरे खड्ड का निर्माण करती है जिसे हम दिहंग गार्ज कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी में 2 सहायक नदियां आकर मिलती हैं, दिबंग और लोहित। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी में 2 सहायक नदियां आकर मिलती हैं, दिबंग और लोहित। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व से पश्चिम की ओर सदिया से धुबरी तक एक रैंप वैली में प्रवाहित होती है। इस रैंप वैली के उत्तर में हिमालय और दक्षिण में शिलोंग पठार है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है।
इस गुम्फित जलमार्ग में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में कई नदी द्वीप पाए जाते हैं। इन नदी द्वीपों में माजुली सबसे बड़ा द्वीप है। माजुली इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड एंड माजुली इज द ओनली रिवर आइलैंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। नदी के बीचों बीच होने के कारण माजुली की भूमि बहुत ही उपजाऊ है और इस पर धान की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। सदिया से धुबरी तक प्रवाहित होने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी अचानक दक्षिण की ओर मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से जाना जाता है। सिक्किम में जेमू ग्लेशियर से निकलने वाली तिस्ता नदी बांग्लादेश में जमुना से मिल जाती है। बांग्लादेश में जमुना पद्मा नदी से मिल जाती है और दोनों की संयुक्त धारा पद्मा कहलाती है। जब मणिपुर से निकलने वाली बराक या मेघना नदी पद्मा नदी से मिलती है तो संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। मेघना नदी ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र दिबंग, लोहित, धनश्री, सुबनसिरी, जिया भरेली, पगलादिया, मानस, तिस्ता और पिथुमारी। मानस नदी भूटान से निकलकर असम में मानस नदी भूटान से निकलकर असम में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। चैप्टर 17 एंड 18 इंडियन रिवर सिस्टम, रिवर्स इन साउथ इंडिया। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों और हिमालय की नदियों में अंतर। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ बहुत पुरानी हैं जबकि हिमालय की नदियाँ नई हैं। अर्थात हिमालय की नदियाँ अपनी युवावस्था में हैं क्योंकि हिमालय की नदियाँ अभी भी लगातार अपनी घाटी को गहरा कर रही हैं, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ अपनी प्रौढ़ावस्था में हैं। अर्थात प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ अपनी घाटी को गहरा करने का काम लगभग समाप्त कर चुकी हैं और आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ उत्तर भारत के मैदान में पहुंचकर विसर्पण करते हुए बहती हैं और कभी कभी विसर्पण के क्रम में वो अपना मार्ग भी बदल लेती हैं। उदाहरण के लिए बिहार की कोसी नदी इज कॉल्ड एज सॉरो ऑफ बिहार। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कठोर पठारी संरचना के द्वारा नियंत्रित होने के कारण विसर्पण नहीं कर पाती। अर्थात प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का मार्ग लगभग निश्चित होता है। हिमालयी नदियाँ बहुत लंबी हैं जबकि अधिकतर प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ बहुत छोटी हैं। लेंथ ऑफ गंगा 2525 किलोमीटर, लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। गोदावरी 1465 किलोमीटर, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ वर्षवाहिनी हैं क्योंकि हिमालयी नदियों के जल के दो स्रोत हैं, पहला ग्लेशियर और दूसरा रेन वाटर। हिमालय की अधिकांश चोटियाँ 6000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं, जबकि हिमरेखा की ऊंचाई लगभग 4400 मीटर होती है। ऐसे में हिमालय की जो भी चोटी हिमरेखा से ऊपर होती है वह वर्ष भर हिमाच्छादित रहती है। वास्तव में हिमालय के इन ग्लेशियर्स का जल ही हिमालय की नदियों का मुख्य स्रोत है। जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षवाहिनी ना होकर मौसमी हैं। हिमरेखा की ऊंचाई लगभग 4400 मीटर है जबकि प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई 800 मीटर ही है। इसका अर्थ यह है कि प्रायद्वीपीय पठार पर ग्लेशियर नहीं पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला
बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियाँ, और दूसरा अरब सागर में मिलने वाली नदियाँ। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ। बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली या पूर्वी तट पर प्रवाहित होने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम इस प्रकार है: दामोदर, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई और ताम्रपर्णी। दामोदर नदी इज कॉल्ड एज सॉरो ऑफ बंगाल। दामोदर। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच भ्रंश घाटी में पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए हुगली नदी में मिल जाती है। अर्थात दामोदर नदी प्रत्यक्ष रूप से बंगाल की खाड़ी में न मिलकर हुगली नदी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा नदी झारखंड की राजधानी रांची के पास से निकलती है और 3 राज्यों से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इन 3 राज्यों के नाम हैं झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। स्वर्णरेखा नदी उड़ीसा के तट पर अपना मुहाना बनाती है। छोटा नागपुर पठार एक औद्योगिक क्षेत्र है, इसलिए तमाम औद्योगिक इकाइयों से निकला रासायनिक अपशिष्ट स्वर्णरेखा नदी में गिराया जाता है, जिसके कारण स्वर्णरेखा नदी बहुत ही दूषित हो चुकी है। जमशेदपुर भी स्वर्णरेखा नदी के तट पर ही स्थित है। प्रदूषण के कारण स्वर्णरेखा नदी में जलीय जंतु नहीं पाए जाते हैं। जलीय जंतुओं की अनुपस्थिति के कारण स्वर्णरेखा नदी को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। वैतरणी। वैतरणी नदी उड़ीसा के केओंझर पठार से निकलती है और उड़ीसा तट पर मिलती है। ब्राह्मणी। ब्राह्मणी नदी भी रांची के समीप से निकलती है और उड़ीसा के तट पर मुहाना बनाती है। नोट: 3 नदियाँ छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। 3 नदियाँ छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं: दामोदर, स्वर्णरेखा और ब्राह्मणी। वैतरणी नदी ओडिशा में ही प्रवाहित होती है। महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार से निकलती है और उड़ीसा में कटक के पास अपना डेल्टा बनाती है। छत्तीसगढ़ में महानदी की घाटी को छत्तीसगढ़ बेसिन कहते हैं। छत्तीसगढ़ बेसिन धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे धान का कटोरा भी कहते हैं। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी को बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट पहाड़ी पर स्थित नासिक के त्रयंबक नामक स्थान से निकलती है और 3 राज्यों में प्रवाहित होती है: महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। गोदावरी नदी राजमुंद्री के पास अपना डेल्टा बनाती है। ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी की सहायक नदियाँ: प्रवरा, पूर्णा, वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती और मंजीरा मीट्स इनटू गोदावरी फ्रॉम साउथ। दक्षिण की ओर से आकर मिलती है। मंजीरा गोदावरी की एकमात्र नदी है जो कि उसके दाएं तट पर या दक्षिण की ओर से आकर मिलती है। ठीक है। इनमें से सभी नदियां उत्तर की ओर से प्रवाहित होती है, जबकि मंजीरा दक्षिण की ओर से प्रवाहित होकर गोदावरी नदी में मिलती है। वेनगंगा गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। इंद्रावती नदी उड़ीसा से निकलती है, छत्तीसगढ़ में बस्तर के पठार में बहती है और तेलंगाना में गोदावरी से मिल जाती है। कृष्णा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है।
कृष्णा नदी महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट पर्वत श्रेणी पर महाबलेश्वर चोटी से निकलती है और 4 राज्यों में होकर प्रवाहित होती है: महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। कृष्णा नदी विजयवाड़ा के समीप अपना डेल्टा बनाती है। आंध्र प्रदेश तट पर कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टाओं के मध्य आंध्र प्रदेश तट पर कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टाओं के मध्य में कोलेरू लेक है। ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा, भीमा, कोयना और मूसी। इनमें से तुंगभद्रा नदी वेस्टर्न घाट पर्वत पर 2 धाराओं के रूप में निकलती है। तुंगा एंड भद्रा। तुंगभद्रा कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती होगी। पेन्नार कावेरी और कृष्णा नदियों के मध्य में है। पेन्नार नदी कर्नाटका के कोलार नामक स्थान से निकलती है और आंध्र प्रदेश के तट पर अपना मुहाना बनाती है। कावेरी नदी कावेरी नदी कर्नाटक में वेस्टर्न घाट पर्वत पर ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी कर्नाटक में वेस्टर्न घाट पर्वत पर ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी क्रमशः 2 राज्यों में बहती है: कर्नाटका और तमिलनाडु। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। कावेरी नदी की घाटी धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए कावेरी नदी की घाटी या प्रवाह क्षेत्र को राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं। कावेरी नदी मात्र 2 राज्यों में ही प्रवाहित होती है, लेकिन कावेरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र 5 राज्यों में विस्तृत है, जो हैं कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ट्रिब्यूटरीज ऑफ कावेरी की सहायक नदियाँ: शिमसा, अर्कावती, हेमवती, अमरावती, काबिनी, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ और लोकपावनी। जहां दक्षिण भारत की अधिकांश नदियां मौसमी हैं, वहीं कावेरी नदी दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें जल की मात्रा वर्ष भर बनी रहती है, अर्थात कावेरी नदी वर्षवाहिनी है। इसका कारण यह है कि कावेरी नदी के जल के 2 स्रोत हैं। पहला, ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में साउथ ईस्टर्न मानसून से और दूसरा निचले जलग्रहण क्षेत्र में अर्थात कोरोमंडल तट पर नॉर्थ वेस्टर्न मानसून से। वैगई नदी तमिलनाडु में वरुषनाथ की पहाड़ी से निकलती है। मदुरई वैगई नदी के तट पर स्थित है। वैगई नदी पाक की खाड़ी पाक स्ट्रेट में रामेश्वरम द्वीप के पास अपना मुहाना बनाती है। ताम्रपर्णी नदी कार्डमम हिल्स इलायची की पहाड़ी पर स्थित अगस्त्या मलाई चोटी से निकलती है और गल्फ ऑफ मन्नार में अपना जल गिराती है। अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ: अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम इस प्रकार है: साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, शारावती, गंगावेली, पेरियार और भरतपूजा। प्रायद्वीपीय भारत की 4 नदियां खंबात की खाड़ी में गिरती हैं: साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। लूनी नदी समुद्र तट पर पहुंचने से पहले ही रन ऑफ कच्छ में विलीन हो जाती है। प्रायद्वीपीय भारत की
प्रायद्वीपीय भारत की नर्मदा और ताप्ती नदियां भ्रंश घाटी में होकर प्रवाहित होती हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियां नर्मदा और ताप्ती नदियां प्रायद्वीपीय भारत के सामान्य ढाल के विपरीत पश्चिम की ओर अपनी भ्रंश घाटी में बहती है और गल्फ ऑफ खंबात में अपना जल गिराती है। पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियां छोटी हैं, तीव्र ढाल में से बहती हैं और प्रपाती हैं। माही नदी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा को 2 बार काटती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। साबरमती नदी कर्क रेखा को 1 बार काटती है। लूनी नदी उत्तरी राजस्थान में अरावली पहाड़ी से निकलती है। सांबर झील से होकर गुजरती है और गुजरात के रन ऑफ कच्छ के दलदल में विलीन हो जाती है। लूनी नदी को समुद्र तट प्राप्त नहीं होता है। साबरमती नदी राजस्थान के उदयपुर जिले में मेवाड़ से निकलती है और खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर और गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर स्थित है। माही नदी मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत से निकलती है और गल्फ ऑफ खंबात में मिलती है। माही नदी 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। माही नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नर्मदा नदी अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी गोदावरी और कृष्णा नदियों के बाद पूरे प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की मैकाल पहाड़ी पर स्थित अमरकंटक चोटी से निकलकर पश्चिम में अपनी भ्रंश घाटी में बहती है और भरूच या भड़ौच के पास गल्फ ऑफ खंबात में अपना मुहाना बनाती है। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध शहर जबलपुर और गुजरात का भरूच नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा नदी 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। नर्मदा नदी की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है। नर्मदा नदी जबलपुर के पास भेड़ा घाट की संगमरमर की चट्टानों में एक बहुत ही भव्य और सुंदर जलप्रपात बनाती है। इस जलप्रपात को धुआंधार या कपिलधारा जलप्रपात कहते हैं। ताप्ती नदी महादेव पहाड़ी से लगे हुए बैतूल पठार से निकलती है और सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए सूरत के समीप गल्फ ऑफ खंबात में अपना जल गिराती है। गुजरात का प्रमुख शहर सूरत ताप्ती नदी के मुहाने पर है, जबकि भरूच नर्मदा नदी के तट पर है। सतपुड़ा पहाड़ी नर्मदा और ताप्ती नदियों की भ्रंश घाटी के बीचों बीच विस्तृत एक ब्लॉक माउंटेन है। अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में ताप्ती दूसरी सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी की भांति ताप्ती नदी भी 3 राज्यों में होकर बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। गुजरात में उकई और काकरापार जल विद्युत परियोजनाएं ताप्ती नदी पर ही स्थित हैं। सह्याद्री या वेस्टर्न घाट से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियां बहुत ही छोटी और तीव्रगामी हैं, क्योंकि वेस्टर्न घाट का पश्चिमी ढाल कगारनुमा है। सह्याद्री से निकलकर अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों के जल के 2 स्रोत हैं। पहला, जून से सितंबर तक साउथ वेस्टर्न मानसून पश्चिमी ढाल से टकराकर पश्चिमी घाट से टकराकर खूब वर्षा करता है। और दूसरा, प्रायद्वीपीय भारत के पठारों में संचित जल शुष्क मौसम में इन नदियों को मिलता रहता है। सह्याद्री से निकलकर अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां इस प्रकार हैं।
गुजरात 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 शतरंजी एंड मदार, गोवा मांडवी एंड जुआरी। गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी पर के तट पर स्थित है। कर्नाटका शारावती और गंगावेली। केरला भरतपूजा, पेरियार और पंबा। लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ केरला पेरियार देन भरतपूजा। लार्जेस्ट बेसिन इन केरला, भरतपूजा का बेसिन केरला में सबसे बड़ा है। कर्नाटका में शारावती नदी पर जोग या गेरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात है। जोग फॉल की ऊंचाई 271 मीटर है। नोट: जोग भारत का सबसे ऊंचा सीधे गिरने वाला जलप्रपात है और कुंचिकल भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है। चूंकि सह्याद्री से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियां अत्यधिक प्रपाती हैं, इसलिए यहां जल विद्युत उत्पादन की संभावना बहुत अधिक है।